हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में 1857 से लेकर के 1947 के बीच में कितना घटनाएं घटी, कौन कौन से नया संगठन का उद्भव हुआ, उन सभी चीज जो हमारे एग्जाम में हरदम पूछा जाता है और उन्हीं चीज़ों को शॉर्ट में कवर करते हुए आप लोगों के सामने हम पेश करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं 1857 से लेकर के 1947 तक ले नरमपंथी उग्रवादी दौर 1857 से 1905 तक माना गया है। फिर 1905 से 1970 तक गर्मपंथी या उग्र चरण था। फिर गांधी युग आया 1917 से 1947 तक। इसके साथ ही साथ हम आपको एक टाइम लाइन बनाएंगे। उस टाइम लाइन के माध्यम से हर एक सन में क्या क्या घटनाएं हुआ एक साथ हम लोग कवर करेंगे, जो हमारे एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। इससे क्या होगा कि 3 से 4 पेज में आप भी ऐसा टाइमलाइन बना लीजिएगा। जब हम बताएंगे तो बताएंगे इस टाइमलाइन में इतना इतना घटना हुआ था। तो उस टाइमलाइन के माध्यम से आप काफ़ी शॉर्ट नोट बना करके अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर ला सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम लोग 1857 के क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। आप जैसे कि आप जानते हैं, डेली 7 PM पर मेरे चैनल पर एक वीडियो प्रोवाइड किया जाता है, जो अभी कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन, उसके बाद से आपको सिख संप्रदाय के जितने भी धर्मगुरु थे वो क्या क्या काम किए उसके बारे में बता दिए हैं। फिर 1857 की क्रांति से लेकर के 1947 तक अभी हम लोग बढ़ेंगे। तो देखिए, 1857 की क्रांति, 1857 की महान स्वतंत्रता संग्राम के बारे में हम लोग जानेंगे। इसका स्वरूप क्या है, इसका कारण क्या था, प्रारंभ कब से हुआ, इसका प्रारंभ क्यों हुआ, तत्कालिक कारण क्या था, असफलता का कारण क्या था, परिणाम क्या था, उन सभी बातों को हम लोग फोकस करेंगे। सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जो हमारे एग्जाम में हरदम पूछा जाता है, उसको हम लोग याद करने का प्रयास करते हैं। वैसे कुछ लोगों को यह बात याद भी होगा और नहीं याद होगा तो आपको यह याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर एक एग्जाम में इस बिंदु से क्वेश्चन पूछने को मिल जाता है। तो कहेगा, जब 1857 की क्रांति हुई थी उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? तो पाम एस्टर्न थे। कौन? पाम एस्टर्न ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग। गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। उस समय मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय जो अंतिम मुगल सम्राट भी हुए, तो बहादुर शाह द्वितीय उस समय मुगल सम्राट थे। विद्रोह दबाने के लिए किसको नियुक्त किया गया था सेनापति के रूप में? तो कैंपबेल को सेनापति के रूप में नियुक्त किया गया था। और विद्रोह का प्रतीक कमल और रोटी था। कमल और चपाती का ये है रोटी। कभी कभी ऑप्शन में कमल और चपाती दे देता है, कभी कभी कमल और रोटी दे देता है। तो इस बिंदु को आपको ध्यान ही रखना है। हम ट्राई करेंगे जितना शॉर्ट टाइम में हो सके आपको अधिक से अधिक कंटेंट दे सके। तो प्रधानमंत्री कौन थे? पाम एस्टर्न। कौन थे? पाम एस्टर्न। 1857 के क्रांति के समय प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड पाम एस्टर्न थे। गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय। विद्रोह दबाने के लिए किस सेनापति को नियुक्त किया गया था? तो कैंपबेल को नियुक्त किया गया था। कैंपबेल को नियुक्त किया गया था। और विद्रोह का प्रतीक क्या है? तो कमल और रोटी विद्रोह का प्रतीक है। अब देखिए, 1857 के इतिहास मतलब कि इसका स्वरूप जैसे कि हम बताए हैं, तो कुछ इतिहासकार इसको भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में देखते हैं, क्योंकि यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। इसका कोई उद्देश्य नहीं था। असफलता का कारण एक ही था कि इसका कोई विशेष उद्देश्य नहीं था, और यह जो है कि मध्यम बुद्धिजीवी वर्ग के लोग इसमें भाग लिए थे। उच्च वर्ग के लोग इसमें बढ़ चढ़ के उतना भाग नहीं लिए थे। साथ ही साथ इसको जो आगे बढ़ाने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म जो होना चाहिए, उस प्लेटफॉर्म की अभाव भी रहा। इसके कारण भी असफल रहा। तो इसके मत के बारे में बहुत से इतिहासकार अपना अपना अलग अलग मत दिए हुए हैं। कुछ इतिहासकार इसको राष्ट्रीय विद्रोह कहा, तो कुछ इतिहास इसको पूर्णतया सिपाही विद्रोह बोला था। कुछ अंग्रेज के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों के बीच षड्यंत्र बताए थे। कुछ बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध बताए थे। तो कौन से इतिहासकार क्या बात बोले थे वह हमारे एग्जाम में हरदम पूछा जाता है। तो आइए इस पॉइंट को भी पहले हम लोग कवर कर लेते हैं। पहला पॉइंट जो आपको बताएं वह भी हमारे एग्जाम में हरदम पूछा जाता है, और इस पॉइंट को भी हमारे एग्जाम में हरदम पूछा जाता है। तो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्या था? कहा था, किसने कहा था? तो बी.डी. सावरकर। बी.डी. सावरकर जी बोले थे यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। इसके पहले कोई ऐसा बड़ा संग्राम नहीं हुआ था जो हम ब्रिटिशर्स के खिलाफ किए हों। तो इसलिए भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था।
किसने बोला था? तो बी.डी. सावरकर जी इसको बोले थे। यह राष्ट्रीय विद्रोह था, डिज़रायली के द्वारा बोला गया। यह क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है जिसमें मानते हैं यह सब बात छोटा बात है, आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो आपको याद ही करना होगा। इसके अलावा यही टॉपिक जो है और इसी जो हम कुछ चीज़ का कलेक्शन किए हैं वहीं से हमारे एग्जाम में पूछता है, इसके बाहर कुछ आने वाला नहीं है। तो कम समय में अधिक से अधिक हम कैसे रिवीजन करें इस पर हम हरदम बताएं कि आपको इसी पर फोकस किया जा रहा है। तो देखिए, यह राष्ट्रीय विद्रोह था, किसके द्वारा कहा गया था? डिज़रायली। डिज़रायली बोला था यह राष्ट्रीय विद्रोह था। यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, किसके द्वारा बोला गया था? तो स्वयं स्वयं लिख दिया है, लेकिन जॉन लॉरेंस जॉन लॉरेंस एवं सीले के द्वारा। तो देखिए, इसको बताने के लिए हल्का सा ट्रिक भी है। सिपाही से ही थोड़ा सा रिलेट हो रहा है सीले, सिपाही सीले, यानी जॉन लॉरेंस और सीले के द्वारा कहा गया था। यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था। यह किसके द्वारा बोला गया था? तो जेम्स थोड़ा मिस प्रिंटिंग है, आउटरम, जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर के द्वारा बोला गया था। यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था। यह बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था, किसके द्वारा बोला गया था? टी.आर. होम्स के द्वारा। टी.आर. होम्स के द्वारा बोला गया था यह बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध है। और धर्मों और ईसाइयों के विरुद्ध, धर्मों नहीं धर्मांधों, मिसप्रिंटिंग थोड़ा इसमें हुआ है, हम ध्यान भी नहीं दिए। धर्मांधों और ईसाइयों के बीच विरुद्ध, मतलब कि धर्मांधों और ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। इसको किसके द्वारा बोला गया था? तो E.L.R. रीच के द्वारा बोला गया था। तो 5 पॉइंट आप यहां से भी याद कीजिए। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, किसने बोला? थोड़ा सा अपने मन में रिकॉल करने का प्रयास कीजिएगा। बी.डी. सावरकर। राष्ट्रीय विद्रोह था, डिज़रायली के द्वारा बोला गया। डिज़रायली क्या बोले थे? यह राष्ट्रीय विद्रोह था। यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, किसके द्वारा बोला गया था? तो जॉन लॉरेंस और सीले के द्वारा बोला गया था। अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था, जेम्स आउटरम और टेलर के द्वारा बोला गया था। देखिए, यह तो इतिहासकार का मत है, ठीक आपको याद ही करना होगा, इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध जो है किसने बोला था? टी.आर. होम्स के द्वारा। बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध था, टी.आर. होम्स के द्वारा बोला गया। इसमें थोड़ा सा आप क्लू भी लगा सकते हैं। घर में ही सभ्यता और बर्बरता के बीच जो है कि प्रतीक माना जाता है। घर में ही कोई सभ्यता माना जाता है, किसी भी चीज का सभ्यता, तो होम्स, घर, होम्स। सिपाही सीले। राष्ट्रीय विद्रोह डिज़रायली। धर्मांधों के ईसाइयों के बीच युद्ध था, तो E.L.R. रीच। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, VBI पॉइंट है, हर एक एग्जाम में आप बैठिएगा तो इससे देखने को आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अब बताया था इसके कुछ कारण है, उसका आर्थिक कारण क्या था, राजनीतिक कारण क्या था, तत्कालिक कारण क्या था, उन सभी पॉइंट को हम लोग देखते हैं। लेकिन इससे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछता नहीं है। तो देखिए, इसका राजनीतिक कारण यह था कि राज्य हड़प नीति जो डलहौजी के द्वारा लाया गया था। क्वेश्चन पूछ देता है डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स किसके द्वारा लाया गया था? तो डलहौजी के द्वारा डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स लाया गया था। डलहौजी के द्वारा राज्य हड़प नीति लाया गया था। इसके द्वारा जैसे सतारा हो गया, संबलपुर हो गया, अवध हो गया, उसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। तो कहीं ना कहीं देखिए, किसी भी चीज का युद्ध होता है तो उसके पीछे बहुत सारा कारण होता है। तत्कालिक कारण तो एक पॉइंट होता है, जैसे कि अगर आपके पड़ोसी में भी कभी देखिएगा कोई झगड़ा होता होगा तो पहले से बहुत सारे उन लोगों के बात के बीच में अनबन बना हुआ रहता है, लेकिन कोई एक बात ऐसा होता है जिस पर वो फूट पड़ते हैं और उन सभी लोग जो उनसे मतलब कि पहले से अनबन बना है वह सभी लोग एक साथ युद्ध करने उतर जाते हैं। वही कारण है। इससे जो है कि जमींदारों के बीच अंग्रेजों के प्रति कुछ मतलब कि दुर्भावनाएं बैठ गया था कि यह हम लोगों को लूट रहा है, यही कर रहा है। तो उस समय भी जब राज्य हड़प नीति लाया गया था, वह सब भी लोगों के बीच कहीं ना कहीं आक्रोश बैठा हुआ था। अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था, बेलेजली सहायक संधि लाया था, यानी यह सब भी कुछ राजनीतिक कारण था इस युद्ध का। आर्थिक कारण क्या था? तो करों में वृद्धि किया गया था, उद्योगों का पतन हुआ था, यहाँ तक कि अकाल के समय में भी
किसानों पर कर के बोझ को कम नहीं किया गया, कर के बोझ को डाला ही गया। तो इस तरह से मध्यम वर्ग के लोग भी इसमें सम्मिलित थे और उनमें भी कहीं ना कहीं आक्रोश की भावना उनके बीच में था। सामाजिक कारण क्या था कि कुछ सामाजिक सुधार हो रहे थे, जैसे विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाया गया था, बाल विवाह को रोक लगाया जा रहा था। तो इससे कुछ रूढ़िवादी प्रकृति के लोग थे, वह समझते थे कि जो यह अंग्रेज हैं वो हमारे परंपराओं से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो उन लोगों के बीच भी पहले से कहीं ना कहीं उन लोगों के बीच आक्रोश था। लेकिन तत्कालिक कारण क्या उभर करके आया? तत्कालिक कारण, जो पहले ब्राउस बेन नामक एक राइफल का यूज होता था, उसके स्थान पर एनफील्ड राइफल को शामिल किया गया। उसमें जो कारतूस भरा जाता था, तो ऐसा माना गया कि उस कारतूस को पहले माना क्या, उसको डालने के लिए पहले दांत से उसको खींचना पड़ता था और दांत से उसको खींच करके तब उसे कारतूस भरा जाता था। जो दांत से खींचा जाता था उसमें गाय और सुअर का चर्बी मिला होता था। तो इस बात को लेकर के जो सैनिक थे उसमें मतभेद हो गया कि वह लोग उसका यूज करना नहीं चाहते थे और यही 1857 के क्रांति का मुख्य कारण बना। जैसे एनफील्ड राइफल में गाय और सुअर की खबर सबसे पहले जनवरी 1857 में दमदम में पहुंचा, जो वेस्ट बंगाल के अंतर्गत आता है। लेकिन यह खबर धीरे धीरे फैलता गया। फरवरी 1857 में बहरामपुर पहुंचा और लास्ट में 29 मार्च 1857 में बैरकपुर में यह खबर पहुंच गया। और बैरकपुर में जब यह खबर पहुंचा तो 29 मार्च 1857 को सबसे पहले मंगल पांडे नामक सैनिक ने बैरकपुर में गाय और से मिले हुए चर्बी वाले कारतूस को काटने से स्पष्ट मना कर दिया। मंगल पांडे ने, इससे क्वेश्चन पूछा है, अभी हम आपको बता रहे हैं। मंगल पांडे उसको अति करने से काटने से स्पष्ट मना कर दिया और साथ ही गोली चला करके 2 अंग्रेज सिपाही को भी मार दिए थे। कौन कौन? तो लेफ्टिनेंट बाग थे और सर्जेंट ह्यूरॉन थे। यहाँ पे सर्जेंट ह्यूरॉन, लेफ्टिनेंट बाग और सर्जेंट ह्यूरॉन को गोली चला करके मार दिए थे। परिणाम में उनको गिरफ्तार करके 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दिया गया। तो उसी समय से 1857 में जब उसको फांसी दे दिया गया 8 अप्रैल 1857 में, तो 10 मई 1857 के दिन मेरठ में पैदल टुकड़ी 20 NI जो टुकड़ी था वह चल करके दिल्ली पहुंचा और बहादुर शाह द्वितीय जो वहाँ के शासक था उसके नेतृत्व में 1857 की क्रांति का बिगुल बजा दिया। और वह मेरठ के कौन? तो 20वीं नेटिव इन्फेंट्री जो है वह क्रांति का बिगुल बजाया था। लेकिन क्वेश्चन पूछ देता है मंगल पांडे किस मतलब कि बैरक से किस नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित है? तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से कौन संबंधित है? तो मंगल पांडे। तो क्वेश्चन पूछ देता है मंगल पांडे का संबंध किस नेटिव इन्फेंट्री से था? तो 34वें नेटिव इन्फेंट्री से। क्रांति कौन स्टार्ट किया? तो 10 मई 1857 को 20वीं NI यानी नेटिव इन्फेंट्री, इसका फुल फॉर्म होता है नेटिव इन्फेंट्री, 1857 की क्रांति की शुरुआत कर दी। इस तरह से आप समझ गए क्रांति की शुरुआत कैसे हुआ, कारण क्या था इसका, तत्कालिक कारण क्या था, राजनीतिक कारण क्या था, आर्थिक कारण क्या था। लेकिन उससे क्वेश्चन नहीं पूछता है। जो 2-3 पॉइंट में आपको आगे बताया हूं कि 1857 के समय प्रधानमंत्री कौन थे, गवर्नर कौन थे, इससे क्वेश्चन पूछता है। फिर आपको क्वेश्चन पूछ देता है कि इसका स्वरूप कैसा रहा, कौन से इतिहासकार क्या कहें, इसके बारे में क्वेश्चन पूछ देता है। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन का एक है कि 1857 की क्रांति कब स्टार्ट हुई? तो 10 मई 1857 से हुई। कहाँ से हुई? तो 20वीं नेटिव इन्फेंट्री से तो हुई। मंगल पांडे को फांसी कब दिया गया? तो 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दिया गया। मंगल पांडे किस नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित है? तो 34वें नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित है। यानी इतना पॉइंट हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही आगे देखते हैं। अब इससे संबंधित कुछ और पॉइंट है जो हमारे एग्जाम से समझे। अब तो क्रांति का बिगुल बज चुका है। अब क्रांति का बिगुल बजा है तो कौन स्थान पर किसने क्रांति स्टार्ट किया और फिर उसको दबाने वाले कौन थे, उनके बारे में भी हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो यह तो हो गया स्थान, हमारा स्थान हो गया। यह क्रांतिकारी जो क्रांति को शुरुआत किया है, क्रांतिकारी जिसने शुरुआत की।
शुरुआत की या भारतीय नायक भी लिख सकते हैं शॉर्ट में। और निकलसन और हॉटसन जिसने क्रांति को दबाने का प्रयास किया, दबाने वाला क्रांति को दबाने वाला। तो देखिए सबसे पहला तो क्वेश्चन पूछ देता है 1857 की क्रांति के जांच के लिए किस कमीशन का गठन किया गया था। तो पील कमीशन का गठन किया गया किसके लिए, 1857 को क्रांति को दबाने के लिए। जैसे हंटर आयोग का गठन किया गया था किसके लिए, तो जलियांवाला बाग की जांच के लिए, वैसा ही पील कमीशन का गठन 1857 की क्रांति को जांच के लिए किया गया। और सभी कमीशन जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जैसे जैसे सन में आते रहेगा, जैसे 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित हंटर आयोग आएगा तो उसको भी उस समय जिक्र किया जाएगा। तो अभी आप याद रखिए पील कमीशन, किसका, पील कमीशन का जो है कि नियुक्त किया गया था किसके लिए था, 1857 की क्रांति के जांच हेतु। ह्यूरोज जो है ना, ह्यूरोज लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर के उन्हें कहा था क्रांतिकारियों में वो अकेली मर्द है। क्वेश्चन पूछ देता है किस अंग्रेज के द्वारा यह कहा गया कि क्रांतिकारियों में अकेली मर्द झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है। तो ह्यूरोज के द्वारा कहा गया था। किसको कहा गया, तो झांसी की रानी को कहा गया था भारतीय क्रांतिकारियों में वो अकेली मर्द है। उस समय तक जो भारतीय सेना थे उसमें सबसे ऊंचा से ऊंचा पद भारतीयों को सेना में प्राप्त होता था, तो वह था सूबेदार का स्थान प्राप्त होता था। किसका स्थान प्राप्त होता था, तो सूबेदार का स्थान प्राप्त होता था। 1857 के क्रांति के बारे में अब हम लोग जानेंगे कहाँ से स्टार्ट हुआ, कौन उसका वो जगह था जहाँ से उसका क्रांतिकारी रूप दिया और कौन उसको दबाने का काम किया, उन सभी बातों को हम लोग देखेंगे। जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत VVI है, इससे हरदम क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए दिल्ली पर उस समय बहादुर शाह जफर ही, जो बहादुर शाह द्वितीय के नाम से जाना जाता है, बहादुर शाह द्वितीय का ही शासन था, मुगल शासक। तो उस समय दिल्ली के जो है कि क्रांतिकारी कौन थे, तो बहादुर शाह जफर। और निकलसन उसको दबाने का काम किया था, लेकिन निकलसन के मृत्यु हो जाने के बाद हडसन उसको पूर्ण रूप से दबाया। निकलसन का इसमें मृत्यु हो गया। तो क्वेश्चन पूछ भी देता है कि कौन से क्रांतिकारी, मतलब 1857 की क्रांति में दिल्ली में दबाने क्रम में किस अंग्रेज का मृत्यु हुआ था, तो निकलसन की मृत्यु हुआ था। तो इस बात को आप याद रखिएगा। दिल्ली में मुगल शासक बहादुर शाह जफर उसको स्टार्ट किए थे, क्रांतिकारी थे, भारतीय नायक थे, जिसके नेतृत्व में स्टार्ट हुआ था। और दबाने के काम निकलसन किए थे। निकलसन की मृत्यु हो जाने के बाद हडसन उसको पूर्ण रूप से दबाया था। नेक्स्ट है कानपुर नाना साहब और तात्या टोपे के द्वारा कानपुर में भारतीय नेतृत्व किया गया था, यानी वहां पे बढ़ाने के क्रांतिकारी रूप देने का काम नाना साहब और तात्या टोपे। कानपुर नाना साहब और तात्या टोपे। नाना साहब का बचपन का नाम या एक और नाम धोंदू पंत था। कौन था, धोंदू पंत। नाना साहब का बचपन का नाम यानी उनका एक और नाम जिसको धोंदू पंत के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछ देता है किसको धोंदू पंत के नाम से जाना जाता है, या क्वेश्चन पूछ देता है नाना साहब को एक और किस नाम से जाना जाता है, तो धोंदू पंत के नाम से जाना जाता है। और तात्या टोपे को राम तनु पांडे के नाम से जाना जाता है। तात्या टोपे को राम तनु पांडे के नाम से और धोंदू पंत को के नाम से नाना साहब को जाना जाता है। कानपुर में क्रांतिकारी विचारधारा फैलाने का श्रेय किसको जाता है, तो नाना साहब और तात्या टोपे को। उस समय उसको दबाने का काम कानपुर में कौन किया था, तो कैंपबेल के द्वारा किया गया था। शुरू में भी हम आपको बताए थे नियुक्त किया गया जो दबाने वाला काम के लिए किसको नियुक्त किया गया था, तो कैंपबेल ही मेन रूप से नियुक्त किया गया था दबाने के लिए। लखनऊ से कौन किया था, भारतीय नायक कौन था, तो बेगम हजरत महल लखनऊ से थी। बेगम हजरत महल, इसको याद कीजिए। वैसे बहुत लोगों को याद भी होगा, ज़्यादा समय इस पर देना जरूरी नहीं है। और हेनरी लॉरेंस और कैंपबेल इसको मिल करके दबाए थे। इस समय भी हेनरी लॉरेंस का यहाँ पे मृत्यु हुआ था। हेनरी लॉरेंस यहाँ पे मार दिए गए थे और कैंपबेल इसको पूर्ण रूप से दबाए थे। तो देखिए लखनऊ बेगम हजरत महल
और इसको दमन कौन किया था? तो हेनरी लॉरेंस और कैंपबेल। झांसी के लिए रानी लक्ष्मीबाई सबको जानता है और ह्यूरोज के द्वारा उसको दबाया गया था। किसके द्वारा? ह्यूरोज के द्वारा वहां पर इसको दबाने का काम किया गया था। इलाहाबाद में लियाकत अली, तो देखिए इलाहा और लियाकत थोड़ा सा मैच कर रहा है। तो इलाहाबाद में लियाकत अली और कर्नल नील इसको दबाने का काम किया था। जगदीशपुर जो बिहार में कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था और विलियम टेलर के द्वारा इसको दबाने का काम किया गया था। तो देखिएगा बिहार में सबसे ज्यादा टेलर से मैक्सिमम लोग बिहार से ही बिलोंग कर रहे हैं। तो टेलर यहाँ पे किसको बोला जाता है? तो ट्रैक्टर और टेलर जो पीछे टॉली होता है, तो टेलर बिहार से आपको याद रख सकते हैं। तो जगदीशपुर कुंवर सिंह विलियम टेलर के द्वारा। बरेली खान बहादुर खां के द्वारा बरेली में उसको बढ़ाया गया था। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला और फतेहपुर में अजीमुल्ला। यह दोनों में बहुत कंफ्यूजन रहता है, फैजाबाद और फतेहपुर। तो फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला और फतेहपुर में अजीमुल्ला। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन पूछ भी देता है मैक्सिमम। फैजाबाद में मौलवी अहमद उल्ला और फतेहपुर में अजीमुल्ला, और उसको दबाने का काम फैजाबाद में कर्नल नील और फतेहपुर में जनरल रेनॉल्ट। अब देखिए इसी के साथ साथ आगे अब उदारवादी चरण आ गया जो 1905 से चलेंगे। तो इसके लिए कल हम वीडियो बनाएंगे। जो देखिए बोले थे ना आपको कि एक साथ एक समय में क्या क्या घटित हुआ, उन सभी चीज को हम लोग देखेंगे। जैसे बंगाल विभाजन 1905 में हुआ, 1905 में और कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई, उन सभी बात को एक साथ हम लोग देख लेंगे पॉइंट बना करके। जैसे 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, कर्जन द्वारा देशभक्ति भावना के तोड़ने के उद्देश्य से बंगाल का विभाजन किया गया था। शुरू में जो बंगाल था, अगर मान लीजिए यह बंगाल है, जो पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल एक में था, जो अभी पश्चिमी बंगाल जो विभाजन हुआ बंगाल विभाजन के बाद, वही हमारा बांग्लादेश बना और इधर वेस्ट बंगाल जो अभी हमारा इंडिया में है। तो यह विभाजन हुआ था 1905 में। उस समय गवर्नर यहाँ पे वायसराय लॉर्ड कर्जन थे और 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के लिए घोषणा किया गया था। इसके खबर को सुन करके 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कर दिया गया और 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन के लागू हुआ, इसलिए इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। यानी इस तरह से देखते हुए सभी चीज को जो हमारे 1905 में एक साथ घटित हुआ, जो हमारे एग्जाम में पूछता है, उन सभी बात को हम एक साथ यहाँ पे कवर करेंगे। और जब यह क्रांति टोटल 1857 तो हम लोग कवर कर लिए, अब 1885 से लेकर के 1905 तक हम लोग कवर कर लेंगे। तो मॉडर्न हिस्ट्री के जितना भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनता है उसको लगभग पार्ट हमारा कवर हो जाएगा। उसके बाद से हम आपको हर एक स्टेट, जैसे महाराष्ट्र का एक साथ हो गया, तो महाराष्ट्र का मैप पर दिखा करके उससे जितना नदी है, उसमें जो झील है, उसमें जो दर्रा है, उन सभी बात को एक साथ कवर करेंगे ताकि आपका स्टैटिक जीके बहुत मजबूत हो जाएगा और आपके हर एग्जाम के लिए लाभकारी साबित होगा। तो आज हम लोग क्या क्या देख लिए, 1857 के क्रांति के बारे में देख लिए। तो इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा। प्रधानमंत्री कौन था, गवर्नर जनरल कौन था, सम्राट कौन था, इस 5-7 पॉइंट ही है, इसको जरूरत है। और किस इतिहासकारों का क्या मत है, यह जरूरी है हमारा एग्जाम के दृष्टिकोण से। और उसके बाद से फिर 1857 की क्रांति के तत्कालिक कारण क्या था, कहाँ कहाँ से उभरा था, फिर उसको दमन कौन किया था, आखिर असफलता के कारण शुरू में ही अब आपको बता दिए थे। इसका असफलता का मेन कारण यही था कि 1857 की क्रांति अलग अलग जगहों पर अलग अलग रूप से उभरा था। कोई विशेष एक कमिटी नहीं था। जैसे लास्ट में जो भारत आजाद हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक बहुत विशाल एक प्लेटफॉर्म बन चुका था, जहां हर एक तरफ के तबके के लोग वहां पे आकर के अपना मत रखते थे और उस हिसाब से काम होता था। लेकिन यह 1857 था, इसका कोई विशेष उद्देश्य भी नहीं था, इसका अपना उद्देश्य नहीं था क्या करना है। सब कुछ छोटे छोटे जगहों पर अपना अपना क्रांति, अपने अपने बातों को लेकर के उभर रहे थे, वहीं इसके असफलता का मेन कारण बना। तो इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। कल 1905 के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से लेकर के 1885 के
जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से लेकर के लगभग 1920-21 तक के बीच में कितना घटना घटित, कितना कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, कौन अधिवेशन में क्या मांग किया गया, उन सभी टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।